सर आप लोग बताइए, वृत्ति कर्म संस्कार वाला रिपीट कीजिए, तेज तेज रिपीट कीजिए। वृत्ति कर्म संस्कार वासना। ये क्या है? वृत्ति कर्म संस्कार वासना। वृत्ति विचार तेज तेज सब खड़ाखड़ देखते हैं किसकी तेज आवाज निकल रही है। हाँ, कर्म जो से कर दिया कर संस्कार। वृत्ति कर्म संस्कार वासना। क्या बात है सर जी, लोग डेली करने के बाद इतना समय ले रहे हैं आप लोग बोलने में। विचार कर्म में जो कर दिया और संस्कार फिर वो दिमाग में हाँ हाँ एकदम सब लोग बोलिए, जल्दी जल्दी, बात तो बड़ा करते हैं भाई लोग, जल्दी जल्दी शुरू करें, बोले बोले बोले। वासना वासना मतलब टेंडेंसी, दोष होते हैं तो वापस करने की इच्छा हो रही है। इच्छा होती है। कल कोई एपिसोड देखा था एनिमी का? कोई बात नहीं, अरे डांट नहीं रहे हैं। हाँ देखे थे क्या हुआ था कल के एपिसोड में? याद है? अरे महाना नहीं, कल नहीं देखा। परसों वाला देखे थे? परसों का याद है क्या हुआ था? आप उसे देखे थे? और कौन सा सीरियल देखा था आपने? जोधा अकबर। याद है कल क्या हुआ था उसमें सीरियल में? अरे भाई घबराइए नहीं, पूछ रहे हैं हाँ या ना, जो याद हो बताना चाहिए। याद है कि नहीं है? आपको कुछ देखा होगा, कुछ देखा था कल, याद है? याद होगा। पॉइंट क्या है कि वो याद होंगे, ठीक है जी, और उसमें गलत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि पाप कर दिए आप लोग ऐसे वाले भाई साहब, गिल्टी उससे गिल्टी से नहीं है। क्या करना है, धीरे धीरे ओरिएंटेशन आप लोगों की ठीक करनी। समाज में सबसे ज़्यादा दारू बिकती है, तो दारू कंपनियां बंद कर देनी चाहिए। दारू कंपनी बंद कर देनी चाहिए। दारू कंपनी बंद करेंगे तो यही होगा, स्मगलिंग शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप बैन लगाते हैं ज़्यादातर उसकी रेट बढ़ जाता है और ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाता है। दारू पीने वाले लोग दारू पीते हैं, ठीक है, कोई हद में दारू पिए, नियम कानून न तोड़े तो ठीक है, सरकार को उससे बेनिफिट भी होता है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलता है उसको। और उससे वो क्या करती है, उस पैसे से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब भी खोलने का प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी आप उन चीज़ों पे लगता है, ड्रग्स पे लगता है। ड्रग्स मतलब जैसे दारू हो गया, पान गुटखा, इस पर बहुत टैक्स लगाती है सरकार। सिगरेट पे बहुत टैक्स लगाती है। और इंटरेस्टिंग थिंग, टैक्स कितना भी लगे बिक्री पे कोई असर नहीं आता। बाकी चीज़ों पे टैक्स लगेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बिक्री पे असर आएगा, बट इन चीज़ों पे टैक्स देखेंगे सबसे ज़्यादा लगाती है सरकार। और सबसे ज़्यादा कंपनियां जो इसमें ऑलरेडी हैं उनकी कैश काउ है। कैश काउ मतलब खूब पैसा मिलता है उनसे। सिगरेट हो गया, दारू हो गया, दारू मतलब अच्छी क्वालिटी के बिजनेस, चाहे बाढ़ हो चाहे बारिश हो, जाके देखिएगा देसी दुकान या जो अंग्रेजी दुकान देखिए कितनी भीड़ होती है। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लॉ के तहत जो भी हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि वृत्ति कर्म संस्कार वासना, अगर आप इसमें सही में टाइम लगाते तो इतना टाइम नहीं लगता आपको इसका डेफिनेशन बताने में। कई बार मैंने बताया है, मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा की है। डिसओरिएंटेड किड्स मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, खराबी है, केवल क्या है आपकी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं हुई है। प्रोग्रामिंग मतलब बचपन में जैसे ही पैदा होते आसपास संस्कृत कोई बोलता बढ़िया में, इंग्लिश कोई बोलता बढ़िया से, हिंदी कोई बोलता बढ़िया से, तो तीनों भाषा सीख जाते कि नहीं सीख जाते? कोई वोकैब याद कराने की जरूरत पड़ती? अंग्रेजी का ये वोकैब है, इंग्लिश का ये ग्रामर है, वो अपने आप बढ़िया संस्कृत कोई बोलता, बढ़िया हिंदी कोई बोलता, बढ़िया इंग्लिश बोलता, आप बोल पाते कि नहीं? कोई बैठा के पढ़ाने उड़ाने की जरूरत नहीं होती, इंग्लिश तीनों भाषा सीख लेते। उसके बाद जब लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे डिस्कशंस होते, डिबेट होते, अपने आप वो भी आ जाता। समझ रहे हैं? तो वो शुरू से उसको लाइन ठीक मिल गई। अब कोई छोटा बच्चा उसको शुरू से कोई ताड़ी पिला रहा है, या शराब पिला रहा है, या सिगरेट पिला रहा है, तो आगे उसको मुश्किल होगा छोड़ना ना, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। या वो आसपास देख रहा है ताड़ी पीते हुए, शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए। सरकार इसीलिए कहती है पब्लिक प्लेस पे बैन होता है, ओपनली नहीं कर सकते, बट लोग करते हैं, जनता करते हैं। उसका दुष्परिणाम किस पे आता है? बच्चों पे आता है, क्योंकि वो देखते हैं। और बच्चों के 3 ग्रुप को अगर देखेंगे, 0 से 7 और 7 से 13 और 13 से ऊपर मान लीजिए 19 मान लीजिए, टीन एज तक का मान लीजिए। 0 से 7 में बच्चा वही करता है जो आसपास देखता है। उसके आसपास हिंदी इंग्लिश संस्कृत बोलो, हिंदी इंग्लिश संस्कृत वो सीख जाएगा। उसके आसपास जो गेम खेलोगे वो भी खेलने लगेगा। जो आसपास दिखाओगे वैसा माहौल हो जाएगा। इसीलिए देखेंगे जो बच्चे, जो गार्जियन, जो परिवार शुरू से ही अच्छा होता है, उनके बच्चे भी ज़्यादातर चांसेस अच्छे निकलने के, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो, क्योंकि वो कॉपी करता है। तो 0 से 7 में कुछ पुराने संस्कार भी लेके आता है, कुछ टैलेंट लेके आएगा, कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएगा, कुछ बुरी चीज़ें लेके आएगा, लेकिन आसपास के माहौल का बड़ा असर पड़ता है। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तो 7 से 10 साल में अच्छे स्कूल में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि माहौल अच्छा रहता है, वहाँ के लोग इंग्लिश में बोलते हैं,
वहाँ के लोग हिंदी अच्छी बोलते हैं, संस्कृत अच्छी बोलते हैं, तो इसी तरह फिर वो भी धीरे धीरे समझने लगता है। तो या तो घर का माहौल अच्छा हो या स्कूल का माहौल अच्छा हो, अगर दोनों माहौल अच्छे मिल गए तो उसके सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए देखेंगे जो डॉक्टर इंजीनियर होंगे ज़्यादातर चांसेज है कि उनके बच्चे ठीक ठाक होंगे, कम से कम रोटी की तो मोहताज नहीं होंगे। रोटी की मोहताज किस केस में हो सकते हैं कि ड्रग्स ले लिया, कुछ ऐसे शराब है, ऐसा कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया तो फंस गए, बात अलग है। वरना ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर माता पिता शिक्षित हैं, सही माहौल बना के रखे हैं, तो उनके जो बच्चे भी होंगे ठीक ठाक जगहों पे पहुंच जाते हैं। तो माहौल का असर पड़ा, ठीक है। अब 7 से 13 में क्या होता है, बच्चे के अंदर कुछ अपनी थिंकिंग स्किल भी आने लगती है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो भले ही थोड़ा माहौल ख़राब हो, तो माहौल ख़राब से क्या हुआ, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई। भाषे वाले टाइम में उसने भोजपुरी सीख ली तो भोजपुरी ही बोलेगा टूटी फूटी, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलना उसके लिए कठिन हो जाएगा। अब क्या हुआ, 7 से 13 में जब आता है तो धीरे धीरे 7 से 10, 10 के बाद 11, 12, फिर वो चीज़ों के विरोध भी जा सकता है। जैसे मतलब आसपास के लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन वो चाहेगा, प्रयास करेगा तो धीरे धीरे इंग्लिश सीख सकता है। मतलब अगर नदी जो है उत्तर से दक्षिण बह रही है तो दक्षिण से उत्तर वो तैर सकता है अपनी इच्छा शक्ति से। किससे? इच्छा शक्ति से, विल पावर से। अगर नदी मतलब आसपास का माहौल अगर भोजपुरी बोलने का है, लेकिन अगर वो चाहे इच्छा शक्ति से धीरे धीरे वो इंग्लिश सीखने का प्रयास कर सकता है, तो मतलब प्रवाह के विरुद्ध जा सकता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो कर सकता है। 7 से 13 में आने लगा, और जैसे जैसे 13 से बढ़ने लगेगा तो उसकी इच्छा शक्ति अगर उसने बिल्डअप किया, थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा मेंटरशिप, थोड़ा सा गाइडेंस जो हम लोग प्रयास करते हैं, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई तो जो पुराना डिसोरिएंटेशन है उसको भी वो ख़त्म कर सकता है। समझ रहे हैं? अगर नहीं ख़त्म कर पाएगा तो फिर आगे उसको परेशानी होती है। एज ए मेंटर हम लोग का इतना ही रोल है कि थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे कि आपको समझ में आने लगे कि आप डिसओरिएंटेड हैं कि नहीं हैं और कैसे उसको सही ओरिएंटेशन में ले जाएं। अगर जो दिशा सही नहीं है, दिशा को सही करेंगे और मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, तो आज नहीं कल तो लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा, पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, देर सवेर पहुँचना ही पहुँचना है। हरी बात समझ में? तो क्या है, जो डिसओरिएंटेशन है उसी को थोड़ा सही ओरिएंटेशन करना है, सही अलाइनमेंट करना है। अगर तिरछे में ऐसे चलेंगे तो शुरू में तिरछा इतना ही दूरी है, इतने बीच में जैसे 2 लाइनें हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, देखना दूरी कितनी बढ़ रही है। ऐसे ही जिंदगी में बढ़ते जाएंगे तो दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए क्या करना है, अगर यहाँ पे सही से रखेंगे तो फिर आप आगे जाए, दूरी नहीं बढ़ेगी, अपनी लक्ष्य पे फोकस पे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा काम यही है बार बार आप लोगों को रिमाइंड कराना। तो जैसे देखिए, मैंने आपको जो सीरियल का देखा, उससे मैं नहीं कह रहा हूँ आप देखिए नहीं, वो आपकी इच्छा है, देखें ना देखें क्या करना, मैं कह रहा हूँ वो चीज़ याद है, ठीक, लेकिन भविष्य के लिए जो जरूरी है, जो आपको रोजी रोटी देगी, वो याद है, भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा फोकस के साथ, तन्मयता के साथ नहीं लगे हैं। और टूर्नामेंट में भाई साहब सब लोग आएंगे, तो उसमें जो तगड़ा होगा वही निकलेगा। मैच खेलने आएंगे तो भाई जो प्रैक्टिस किया रहेगा, मेहनत किया रहेगा, वही तो निकलेगा ना। इसलिए उसको धीरे धीरे आपको किसको करना है। मैं आपका एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या? अगर मैं आपका एग्ज़ाम देखूँगा तो इलीगल हो जाएगा, जेल हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको आप ही का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपका अगर डिसओरिएंटेशन है तो आपको धीरे 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 उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा डिसओरिएंटेशन जो सबसे खतरनाक है, ये मन में ऐसा आ गया है कि मेरा मेहनत के स्मार्ट वर्क मतलब ये नहीं होता कि मेहनत नहीं करना। स्मार्ट वर्क मतलब चीज़ों को एफिशिएंट बना देना। बहुत समय आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे कि नो हार्ड वर्क इज़ नॉट नीडेड इन दिस करेंट सिनेरियो, स्मार्ट वर्क इज नीडेड। डू यू हियर दैट? भाई साहब भ्रम में मत पड़िएगा। स्मार्ट वर्क यस इज एब्सोल्युटली नीडेड। स्मार्ट वर्क का केवल इतना ही मतलब है कि एफिशिएंटली काम करना है। जैसे अभी मैं यहाँ से चलूँ दिल्ली और मैं करूँ बैलगाड़ी से चलूँगा तो जल्दी पहुँचूँगा क्या? तो मेहनत तो करना ही है, लेकिन अच्छे माध्यम से चलना है, तो एफिशिएंटली करना है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है। और हार्ड वर्क को कैसे करना है? फोकस के साथ करना है, और उसमें साथ साथ तड़का मारना है एफिशिएंसी का। एफिशिएंटली अगर नहीं करेंगे, इफेक्टिव नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हार्ड वर्क करके भी कुछ मतलब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सुबह से शाम हमारे कार्तिक भैया एक ईटा ले लिया, हथौड़ी ले लिए, कह रहे मैथ करना है, मैथ करना है, मार फोड़े जा रहा है, फोड़े जा रहा है, फोड़े जा रहा है ईटा। शाम को गए तो मार पसीना यहाँ, मार एकदम ब्लड, मतलब लाल लाल नसें फट गई,
मम्मी करी क्या हो गया, मम्मी ईंटा फोड़ रहे थे, मैथ सीखना है, मैथ सीखना है, मैथ सीखना है। अरे भाई साहब 14 घंटे ईंटा फोड़ोगे मैथ आ जाएगा। हार्ड वर्क किए लेकिन उस दिशा में नहीं है, ठीक है। बट डेली क्या 30 मिनट से मैथ स्टार्ट किया, 30 मिनट किया, फिर किसी दिन 40 मिनट किया, फिर 45 मिनट किया, फिर एक हफ्ता 1 घंटे किया, फिर 2 घंटा किया, फिर 3 घंटा किया, फिर मैथ से खेलने लगे। अभी जैसे एनिमी के लिए इंटरेस्ट है वैसे सब्जेक्ट का भी इंटरेस्ट आता है, जैसे डिज़ायर आपको उस चीज़ का नशा है वैसे ही आपके सब्जेक्ट का भी नशा होगा। और जब वो होने लगेगा बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। अगर ओरिएंटेशन आसपास आपके वैसा माहौल होता, कैंपसेस में जाएंगे ना, अच्छे अच्छे कैंपस में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, भाई साहब वहाँ कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है, टीचर मारते नहीं हैं, लेकिन बच्चे अपने से पढ़ते हैं। वो जो टीचर किताब तो पढ़ाते हैं वो पढ़ते ही हैं, उसके बाद ये रेफरेंस बुक वो रेफरेंस बुक, उनको उसमें अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है और अच्छा करता है। तो आपके पास ये माहौल ऐसा नहीं है, इसलिए आपको अजीब लगता है। इसीलिए सेंटर खोला गया है कि 2-4 लोग जो पढ़ना चाहते हैं बैठ के पढ़ें और एक दूसरे को देख के पढ़ाई करें। ईशान अग्रवाल जी का वीडियो देखा है? नहीं देखा है कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे शेयर किया है मैंने। कहीं भी रहेंगे तो धीरे धीरे हार्डवर्क का प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। अब 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे, 7 से 8 घंटा रेस्ट बहुत है। जब मैं बोलूँ 7 से 8 घंटा रेस्ट, तो बेड पे लेट के अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो रेस्ट में नहीं काउंट होगा। रेस्ट का मतलब यह है कि आंखें मुनी हैं, सांस आराम से चल रही है, डीप स्लीप में है, या फिर आप फोकस करके अपना आराम से बॉडी माइंड को रेस्ट में लिए हैं, इसलिए मैं शवासना का प्रयोग करता हूँ। या फिर कोई मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें भी रेस्ट मिलता है। थोड़ा पावर नैप कह लेते हैं, वो दिन में अगर ले सकते हैं वो भी ठीक है। लेकिन कुछ देख रहे हो वो रेस्ट में नहीं हो, जैसे अरे सर जी बेड पर लेट के रेस्ट करते हो और क्या रहे थे, कुछ देख रहे थे, तो वहाँ भी आपकी सेंसेस जो है, आपका आँख, आपका दिमाग, ये सब एक्टिव रहेगा और वो चीज़ें फिर वहाँ भी प्रोसेसिंग चल रही है। वो बेसिकली वहाँ ड्रग्स ले रहे हैं, वहाँ आप डोपामिन रिलीज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन वही हो रहा है जो नशा करने पे होता है, वही रिएक्शन होता है। इसलिए छोटे बच्चे देखेंगे मोबाइल छीलने पे चाकू को भी चला देते हैं, या फिर जो होता है चला देते हैं। 1-2 बार गुबेरा जी का भी देखा है मैंने, गुस्सा हो। पॉइंट है कि वही एग्जैक्टली होता है। नशा लग जाएगा तो आपसे कोई छीनेगा तो आपको एकदम कलबलाहट आ रही, समझ रहे हैं। कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ ऐसा खेल रहे हैं, गेम से मना ही नहीं है, लेकिन पहले अपने को ओरिएंटेशन सही करना है। पहले आपको अपने सेंसेस, अपनी चीज़ें, इसको सही दिशा में करना है। तो कहने का मतलब है कि 24 घंटा में से 8 घंटा निकल गया, कितना बचा सर जी? 16 घंटा। 1-1.5 घंटा खाना पीना या 2 घंटा नहाना वाना निकाल दीजिए, कितना हुआ? 14 घंटा। उसके बाद 1 घंटा आप इधर उधर कोई अपना एपिसोड या आधा घंटा वो देख रहे हैं, वो भी निकाल दीजिए। 13 घंटा कहीं ना कहीं खेल कूद सब ले दे के कह रहे हैं। जो भी है धीरे धीरे दिशा में आपको लगाना पड़ेगा और फोकस होके अपने अपने समय को जो फालतू चीज़ों में दे रहे हैं उसको डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अपनी फोकस स्टडीज़ को पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य है कोई मेंटल वर्क वाला काम करने का, उसमें अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखनी पड़ेगी, बेसिक फंडामेंटल्स की जानकारी रखनी पड़ेगी। लैंग्वेज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, अगर भाषा नहीं मालूम तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, और न्यूमरल लिटरेसी पढ़नी है। उसके बाद अपने एक्सपर्टीज़ में, ये भी फंडामेंटल्स की आपकी बात हो रही है, फिर आगे जो उसमें आप उसमें एक्सपर्टीज़ लेना चाहेंगे उसमें उसका मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अर्जुन जी और दुर्योधन जी, इसमें से अर्जुन बनने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने को रिफ्लेक्स कीजिए और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। किस मसल्स को? धीरे धीरे वही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इसी वीडियो में एक और जल्दी से कर देते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने लपेट दी। एक चीज़ और है, जैसे कुछ लोग बॉन्ड संस्कार लेके आते हैं, कुछ जैसे मैंने बोला ना 0 से 7 में, कुछ बच्चों की सबकी अलग अलग अपने अपने संस्कार होंगे, अपने अपने किसी चीज़ में फिट होंगे, किसी चीज़ में टैलेंटेड होंगे, नेचुरल टैलेंट होगा। तो टैलेंट और ट्रेनिंग दोनों जब मिलेंगे तब पहुंचेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके अंदर देखना है कि नेचुरल क्या स्किल सेट आपके अंदर है, और धीरे धीरे थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट किया जाएगा तो एक लंबा समय में आप अच्छा कर सकते हैं। टाइम तो देना पड़ेगा और लगना पड़ेगा, ठीक है जी। कुछ प्रश्न है आप लोगों का? नहीं है? चलिए फिर।